तो बच्चे बटन प्रेस की वजह से वीडियो बीच में बंद हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि जो 4 रूट हमने निकाले हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये सारी चीज़ें इक्वल टू 0 गिवन है, क्योंकि जब हम रूट को उस इक्वेशन में रखते हैं तो वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई। तो यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इसका मान निकालना है जो कि हमें पता है 0 आने वाला है। और समेशन आर प्लस के लिए क्योंकि 2 पोल अंदर है और दोनों के दोनों सिंपल पोल है, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, रेजिड्यू। तो ये वैल्यूज़ याद रखना है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की, वो तो लास्ट में रखेंगे। और ये बात ज़रूर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे देखें ध्यान से आगे की कैलकुलेशन। तो बच्चे अगर आगे की कैलकुलेशन पे हम फोकस करें तो सबसे पहले मैं रेजिड्यू निकाल रहा हूँ अल्फ़ा के ऊपर। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू अल्फ़ा, जो कि कैसा पोल है, सिंपल पोल। तो रेजिड्यू को शो किससे करते हैं, R1 से। फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा इंटू एफ जेड। ये सिंपल पोल के ऊपर रेजिड्यू का फॉर्मूला होता है। तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फ़ा चली रहे, जेड माइनस अल्फ़ा एज इट इज़, और एफ जेड की वैल्यू रख दी 1/z की 4 प्लस a की 4। अब देखो, लिमिट हम क्वेश्चन में तब अप्लाई करते हैं जब कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने। अब एक बार देखते हैं कि इस वक्त लिमिट रखने पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है या नहीं। तो बच्चे अगर मैं जेड को अल्फ़ा रखता हूँ तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो 0 बना रहा है, इसलिए उसने ऊपर साइड में लिख कर दिखाया है ऊपर 0 बन रहा है अगर इस वक्त लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो एक बार नीचे भी चेक कर लें कहीं 0 ना बन रहा हो। तो अगर हम जेड को अल्फ़ा रखते हैं तो अल्फ़ा की 4 प्लस a की 4। और अभी अभी पीछे मैंने आपको 4 बातें लिखवाई हैं कि रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा उस इक्वेशन का अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फ़ा की 4 प्लस a की 4 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। इसका मतलब अगर मैं इस वक्त लिमिट अप्लाई करता हूं तो 0/0 फॉर्म बनती है। और जब भी क्वेश्चन में 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने तो वहां आप डीएल हॉस्पिटल रूल से लिमिट को सोल्व कर सकते हो। और डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन। देखो, वैसे अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर जेड है और नीचे जेड, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड। पर डीएल हॉस्पिटल कहता है फर्स्ट अपॉन सेकंड ना लगाकर अगर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है तो ऊपर वाले का जेड के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का अलग। तो देखो, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा, ऊपर वाले का जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, अल्फा तो फिर एज अ पोल है तो ये तो 0 क्योंकि जेड आ ही नहीं रहा। ऐसे नीचे वाले का अलग, तो जेड की 4 का करेंगे तो 4z³ और a तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। फिर अभी भी लिमिट पुट नहीं कर रहे, रीजन बताता हूं। अगर अल्फा रख दोगे तो अल्फा की वैल्यू है e⁻i⁴ इंटू ए, और उसकी क्यूब को एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा और इजी बना दिया। तो बच्चे मैंने जेड से मल्टीप्लाई और जेड से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर जेड लग गया और नीचे जेड से जब डिवाइड किया तो जेड की 3 इंटू जेड की 4 बन गया। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट, उससे पहले भी एक स्टेप और किया। बच्चे जेड की 4 की वैल्यू निकाल दी, तो जेड की 4 प्लस a की 4 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। और a की 4 को उधर लेकर जाएंगे तो जेड की 4 की वैल्यू माइनस a की 4, तो जेड की 4 को लिख सकते हैं माइनस a की 4। तो जेड की 4 को लिख दिया माइनस a की 4। ऊपर जेड चल ही रहा है, लिमिट चल ही रही है। तो ये रेजिड्यू R1 चल रहा है अल्फा के ऊपर। इसको इक्वेशन 2 दिया है, इसके पीछे रीज़न है वो भी बताते हैं। तो बच्चे यहाँ तक सोल्व कर दिया और अब लिमिट अप्लाई कर दी। तो देखो, सिर्फ जेड को अल्फा ही रखना पड़ा। अगर आप जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करते तो तुम्हें क्यूब एक्सपेंड करनी पड़ती, और तुमने हल्की सी ट्रिक लगाई तो जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और नीचे वाला जेड की 4 तो एक कांस्टेंट बन गया। तो सिर्फ एक बार ही जेड को अल्फा रखना पड़ा, वो हमने रख दिया। और ये चल ही रहा है बच्चे, 4a की 4 और माइनस को आगे लिख दिया। फिर अल्फा की वैल्यू रख दी e⁻π/4 इंटू ए के से ए के कैंसल आउट, तो 1/4a³ माइनस चल ही रहा है e⁻π/4। अब e⁻θ को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। cos π/4 होता है 1/√2, आयोटा चल ही रहा है, और साइन π/4 होता है 1/√2। बच्चे पूरे में से √2 को अगर कॉमन लेना चाहते हो या माइनस का 1/4a³ इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो यह आ गया R1। अब बात करते हैं, हमें बिट्टा के ऊपर भी रेजिड्यू निकालना है जो कि सिंपल पोल है। पर बच्चे सोचो, अगर मैं बिट्टा के लिए करूं कैलकुलेशन तो R2 ना, जेड टेंडिंग्स टू बिट्टा, जेड माइनस बिट्टा एफ जेड, जेड माइनस बिट्टा और एफ जेड की वैल्यू ये रख दूंगा। क्योंकि बिट्टा भी इस इक्वेशन का रूट है तो बिट्टा रखेंगे तो बिट्टा की 4 प्लस a की 4 उसकी वैल्यू भी 0, और यहाँ पर बिट्टा रख देंगे तो बिट्टा माइनस
सॉरी जेड की जगह बिट्टा रख देंगे तो यहाँ पर बिट्टा चल ही रहा था, बिट्टा माइनस बिट्टा 0, तो 0.0 फॉर्म ही बनेगी। फिर से हम डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये स्टेप भी आएगा, जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये स्टेप आएगा, जेड की 4 को माइनस ए की 4 रख देंगे ये स्टेप भी आएगा। बस यहाँ पर जेड टेंडिंग्स टू बिट्टा है तो जेड की जगह बिट्टा। तो इतना काम वापस क्यों करें, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, क्योंकि बिट्टा पे भी सिंपल पोल ही है तो इतनी ट्रिक तो वापस चलनी है। तो डायरेक्ट इसको ही बुलाकर R2 नाम दे देते हैं और लिमिट जेड टेंडिंग्स टू बिट्टा Z/4 माइनस ए की 4, तो सीधा इस स्टेप को ही बुला रहे हैं। तो लिखा भी सिमिलरली वी फाइंड रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू बिट्टा, जो कि सिंपल पोल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बस R2 लिमिट जेड टेंडिंग्स टू अल्फा की जगह रख दिया बिट्टा और Z/4 ब्रैकेट में माइनस ए की 4 चल ही रहा है, तो माइनस को आगे लिख दिया, 1/4 ए की 4 चल ही रहा है, जेड की जगह बिट्टा रख दिया। बिट्टा की वैल्यू थी e³ 3i/π/4 इंटू ए, और बच्चे ए से ए की 4 कैंसिल आउट तो नीचे a³ बच गया e³ 3π/4। इसको आयलर थ्योरम से लिखेंगे तो cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। फिर cos 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। तो बच्चे ये मैंने थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है, जिनको समझना हो तो इस तरीके से एंगल्स आप निकाल सकते हैं। आपको वो चेंज करना आना चाहिए कि अगर ओड मल्टीपल होता है तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है या साइन कोस में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो फ़ोन पे पूछ लेना बच्चों, अदरवाइज़ तुम्हें ये वैल्यूज़ डायरेक्ट पता होनी चाहिए। तो कोस 3π/4 होता है माइनस का 1/√2 और साइन 3π/4 होता है 1/√2। थोड़ा सा मैं निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकाला है। बच्चे 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, तो कोस 135 को लिख सकते हो कोस 90 + 45, क्योंकि 90 का ओड मल्टीपल है तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या आएगा 45 डिग्री। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि बच्चे एंगल तो इसके बाहर कोस ही चल रहा है, ये तो कन्वर्जेंस हो गया कोस का साइन में, पर देखना प्लस या माइनस यहीं से, यानी आप कह दो यहाँ से ही देखना होता है। तो कोस 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको थोड़ा सा बता दूं इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, इसमें टेन और कोट, और इसमें कोस और सेक। तो बच्चे इस क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव होता है और इसलिए कोस 135 के पहले यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस। तो कुल मिलाकर साइन 45 होता है 1/√2 और ये माइनस चल रहा है तो माइनस का 1/√2। तो कोस 3π/4 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/√2। ऐसे साइन 3π/4 की बात करें तो ये भी 135 है। साइन 135 को जानबूझकर लिखा साइन 180 - 45, 90 प्लस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो निशान तो प्लस ही आएगा, और बचा क्या साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो अब MSc मैथ्स में कर रहे हो तो ये चीज़ें तो तुम्हें आनी चाहिए। ऐसे ही माइनस के 1/4 ए³ का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, तो ये हो गया R2। फिर अब निकालेंगे समेशन R+, तो R1 + R2 को जोड़ दो। R1 आपने निकाल ही रखा है, R2 ये रहा, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से ये वाला स्टेप ये स्टेप से कैंसिल आउट हो गया और ये स्टेप जुड़कर 2 टाइम्स हो गया, तो 2i/4√2 a³। 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो एक 2 बच जाएगा नीचे। अब कैपिटल CR की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि टाइप सेकंड है तो फॉर्मूला है आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के, और के का फॉर्मूला कुछ और था टाइप सेकंड में, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू FZ। तो जेड एज इट इज, FZ का मान है 1/Z⁴ प्लस a⁴। ऊपर और नीचे से जेड की मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे तो नीचे से जेड की 4 कॉमन आ गया, जेड और जेड की 4 कटकर नीचे Z3, और जैसे जेड को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, के 0 आते ही यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया 0। इसका मतलब इसका मान तो कितना ही आएगा 0। तो पेपर में अगर टाइम कम हो तो थोड़ा स्पीड से और शॉर्टकट करके इसकी वैल्यू 0 निकाल देना। तो रख दिया रेजिड्यू थ्योरम में। तो बच्चे CR की वैल्यू 0, -∞ से ∞ fx इंटू dx चल ही रहा था, बराबर 2π आयोटा समेशन R+ हमने ये निकाला है। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, तो π/√2 a³। अब fx की वैल्यू रख दी 1/x⁴ प्लस a⁴, जो FZ होता है बस उसको x की टर्म्स में लिख दिया। क्योंकि ये अंदर वाला इवन फंक्शन है तो लिमिट हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी, इस 2 को उधर नीचे ले गए तो ये तो आ गया पहला आंसर। अब अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो वो तो आ जाएगा दूसरा आंसर। तो ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को परफॉर्म करना है, पेपर में आता ही आता है, तो इसे ध्यान से केयरफुली आप लोग कर लेना। अब अगला क्वेश्चन सिर्फ मैं थोड़े से 6 रूट निकाल के दिखा रहा हूँ और आपको सिमिलरली कैलकुलेशन करके आंसर तक निकालना है।
तो आपको x की 6+1 की वैल्यू लेकर आनी है π/2। ठीक है बच्चे, तो वही एफ जेड हो गया 1/z की 6+1, ये हमने बता दिया। अब z की 6+1 इक्वल टू 0 रख के पोल्स निकालेंगे, तो z की 6 इक्वल टू -1, -1 को याद ही रखना है, क्या लिखते हैं e की 2n+1 आयोटा पाई, जहाँ पर n का मान 0 से शुरू करके 6 रूट हैं तो टोटल 5 वैल्यूज़ लेंगे, 6 वैल्यूज़ लेंगे, तो 0 1 2 3 4 5, ये टोटल वैल्यूज़ 6 हो गई। फिर दोनों तरफ पावर 1/6 कर दी, तो यहाँ पर z बन गया, इस आयोटा पाई बाई के नीचे 6 लग गया। फिर n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, इस तरीके से 6 रूट आ जाएंगे, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, पी एंड क्यू। अब इनमें से एंगल्स के हिसाब से देख लो कि कौन से अंदर कौन से बाहर। तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 3π/6 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 5/6 का मतलब होता है 150, तो 150 डिग्री। 7π/6 जो होगा वो हो जाएगा बच्चे 210। तो यानी यहाँ से लेकर ये वाले तो बाहर हो जाएंगे और पहले 3 अंदर हो जाएंगे। तो अब की बार आपको 3 रेजिड्यू निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर 1 है तो ये सारे के सारे सिंपल पोल ही हैं। अब कैलकुलेशन वही डीएल वाली रहेगी। तो देखो एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो R1 बराबर लिमिट z टेंडिंग्स टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ जेड। तो अल्फा पे निकाल रहे हैं, एफ जेड की वैल्यू है 1/z की 6+1। क्योंकि ये सारे इसके रूट हैं तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इस वक्त अगर लिमिट पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 और अल्फा की 6+1 भी इक्वल टू 0 ही आएगा। ये अल्फा की 4 नहीं है, अल्फा की 6 है। ठीक है, तो 0.0 फॉर्म बन रही है। उसको सोल्व करने के लिए डीएल हॉस्पिटल, तो ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग। तो जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 और जेड की 6 का करेंगे तो 6, जेड की 5, फिर जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये स्टेप बन गया। जेड की 6 की वैल्यू देखें तो प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1, तो जेड की 6 की वैल्यू हो गई -1। इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब अल्फा रख दो, अल्फा की वैल्यू रख दो, सोल्व कर दो वही आयलर थ्योरम से। फिर इसी को बुलाकर R2 नाम और बिट्टा रख देंगे, और फिर इसी को बुलाकर R3 नाम और गामा रख देंगे। तो यहीं से रख देंगे, इतनी कैलकुलेशन बारी बारी करने की जरूरत नहीं है। फिर तीनों को जोड़ देंगे, समेशन R+। तो मैं होल्ड करके छोड़ देता हूँ, एंगल वगैरह आपको निकालने आने चाहिए। तो ये R2 और R3 निकल जाएगा, तीनों को जोड़ भी दिया। उसके बाद वही CR कर्व की वैल्यू तो 0 ही आनी है, वो 0 भी निकाल के दिखा दी। फाइनली कॉची रेसिड्यू थ्योरम में रख देंगे सारा आंसर, तो ये आंसर पहुंच जाएगा। तो बच्चे ये है फाइनल आंसर, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। और ये जेड नहीं है, ये π/2 है। तो आपको जहाँ भी ये जेड सा दिख रहा है ये 2 है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बच्चे ये अपनी बुक कंप्लीट। अब इसके साथ दूसरी बुक है मेजर थ्योरी, पर मैं एक बार उसकी यूनिट्स ना करवा के अब तुम्हें 2 बुक स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो एक तो पेपर थर्ड का अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो पेपर थर्ड, और एक पेपर फिफ्थ का कुछ भी नहीं किया, तो पेपर फिफ्थ। पेपर फिफ्थ सबसे छोटा है, उसके लिए आपको कैलकुलेटर लेकर आना है। तो मैं आपको अपनी वीडियो में कैलकुलेटर दिखा देता हूँ एक बार और, मैंने पहले भी दिखाया था कैलकुलेटर। तो F991ES बच्चे ये कैलकुलेटर आपको परचेज करना है। तो मैं कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ, यही मॉडल नंबर लाना है, क्योंकि मैं वीडियो जो करवाऊंगा वो इस कैलकुलेटर से करवा रहा हूँ सारी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेटर को चलाने में और समझने में। तो मैं मॉडल नंबर दिखा देता हूँ आपको, कैसियो कंपनी का F991ES। तो बच्चे ये पूरा मॉडल लेकर आना है आपको, एज इट इज़ इसी कलर का होगा, और यही मॉडल आपको परचेज़ करना है, क्योंकि सारी की सारी जो ऑनलाइन मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, वो सारी की सारी इसी पे, जिससे आपको वीडियो चलाने में भी देखो दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको ये समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे आप परचेज़ कर लें, क्योंकि कल से अब इसकी वीडियोस ही आनी स्टार्ट होंगी आपके पास, और साथ साथ पेपर थर्ड भी स्टार्ट कर दूंगा। नोट सारे ले आओ। SG कॉलेज के बाहर एक नागपाल वाला है, नागपाल फोटो स्टेट, नागपाल स्टेशनरी है शायद, मतलब SG कॉलेज से अगर अपने चलेंगे आगे की तरफ तो उसी में पहले HDFC बैंक है, फिर एक नागपाल वाला है, और फिर अगला नागपाल वाला है। तो जो अगला नागपाल है उसके पास सारे नोट्स रखे हुए हैं, तो आप वो 5 पेपर के नोट्स जो हैं वो वहाँ से फ़ोटो स्टेट करवा लो या परचेज़ कर लो। और वो नोट्स के साथ अगर पढ़ लोगे तो जैसे वीडियो में आपने डायरेक्ट समझा, और उनको फटाफट लर्न नहीं कर लो, क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्सिटी फॉर्म भी आ चुके हैं, तो उसकी अब रिवीजन चालू कर दो। ये ना हो कि तुम अपने इसको नोट करते रहो और फिर बाद में इसको पढ़ने के लिए अलग टाइम वेस्ट करो। तो नोट्स ले आओ, और वीडियो में तुम्हें समझ आ ही रहा होगा। कोई भी बात दिक्कत आए तो 6:30 के बाद फ़ोन मिला लिया करो। और बच्चे सभी बच्चे फ़ीस रेगुलर जमा कराते रहें, मुझे बारी बारी मैसेज ना करना पड़े। तो थैंक यू क्लास, ओके।